My name is Rishikesh Patankar and I will be taking you to the world of drones. We will be discussing various aspects of drones in today's video and I hope all the students understand. सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ड्रोन के बारे में समझेंगे और ड्रोन्स का यूज़ करेंगे. ड्रोन्स के बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे कि ड्रोन्स किस तरह के हैं, ड्रोन्स का किस तरह से यूज़ किया जाता है मिलिट्री में या कमर्शियल एरिया में. उसके साथ हम प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट क्या होती हैं, एटीसी प्रोसीजर्स क्या हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, ड्रोन को चलाने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वेदर मेट्रोलॉजी कंडीशंस क्या क्या हैं, इसको हम देखेंगे. उसके बाद मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस ड्रोन में सहायता देती हैं और उनका किस तरह से यूज़ होता है, ये हम चीज़ देखेंगे. साथ साथ टाइप्स ऑफ ड्रोन, किस तरह के ड्रोन्स अवेलेबल हैं मार्केट में और किस तरह के ड्रोन्स कमर्शियल और मिलिट्री में अवेलेबल है, ये हम देखेंगे. बाद में हम ड्रोन्स की असेंबली या एप्लीकेशंस, इसके ऊपर हम थोड़ा सा विचार करेंगे और लास्ट में हम रेगुलेशंस देखेंगे कि किस तरह की रेगुलेशंस एज ऑन लैंड अवेलेबल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और उसको किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल कर रही है. और लास्ट में ड्रोन पायलट किस तरह से बना जा सकता है और ड्रोन्स किस तरह से उड़ाए जा सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर कर रहे हैं. मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा और आप इस वीडियो को देखें, ध्यानपूर्वक देखें और ड्रोन्स की जर्नी को हम आरंभ करते हैं. थैंक यू. ड्रोन्स को एक तरीके से अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है. अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऐसा व्हीकल है या ऐसा सिस्टम है जिसमें पायलट या मैन मौजूद नहीं होता. जैसे अगर आप एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन में एक कैप्टन होता है और एक फर्स्ट ऑफिसर होता है. ड्रोन में कोई कैप्टन या कोई फर्स्ट ऑफिसर नहीं होता. तो देयर इज अ पायलट हु इज कॉल्ड अ ड्रोन पायलट. तो ड्रोन पायलट लैंड पे होता है और ड्रोन हवा में होता है. तो ये एक सबसे पहला डिफरेंस है बिटवीन अ ड्रोन एंड एयरक्राफ्ट. तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल में इट इज अ अनमैन्ड एरियल व्हीकल, सो इट इज अ व्हीकल विच डजंट हैव अ मैन, अनमैन्ड. नेक्स्ट, जो ऑटोनॉमसली ड्रोन को आप फ्लाई कर सकते हैं, ड्रोन को आप उड़ा सकते हैं रिमोट सिस्टम से और उसको वापस बैक टू होम आप लेके आ सकते हैं. ड्रोन का अगर आप डिक्शनरी पे देखेंगे तो इसका अर्थ है मेक अ कंटिन्यूअस लो हमिंग साउंड. एक जैसे स्मॉल बी होती है, जैसे अगर आप देखेंगे छोटी सी मक्खी होती है जो किस तरह से साउंड करती है, उसी तरह जब ड्रोन चलते हैं तो एक छोटा सा हमिंग साउंड आता है. ये डिक्शनरी मीनिंग है ड्रोन का. अगर हम हिस्ट्री ऑफ ड्रोन्स की तरफ देखें तो हम देखेंगे कि किस तरह से पूर्व टाइम में ड्रोन्स का यूज किया जाता था. सबसे पहले जो ड्रोन्स का यूज किया गया वो वेनिस शहर में किया गया, जहां पर काफी एरियाज में पानी होता है और मिलिट्री, जो मैंड मिलिट्री है जो लैंड पे चलती है, वो पहुंच नहीं सकती थी. तो ड्रोन्स का यूज पहले एज अ बलून में बॉम्ब लगा के किया गया. ये 1849 में किया गया था. उसके बाद जो फादर ऑफ ड्रोन है उसे अब्राहम करीम कहा जाता है, जो बगदाद में पैदा हुए थे, बाद में अमेरिकन सिटीजन हो गए थे, जिनको सबसे पहले ड्रोन बनाने का अनुभव था और उन्होंने सबसे पहले अपने एरिया में ड्रोन्स बनाए. फर्स्ट यूज ऑफ मिलिट्री ड्रोन हुआ था, एक तो CIA ने जब 1993 में ड्रोन्स का यूज किया था, उसके बाद प्रीडेटर ड्रोन जो अमेरिका ने यूज किया था. तो ये फर्स्ट यूज ऑफ मिलिट्री ड्रोन्स है. बाद में निकोलस टेस्ला प्लस जो रेजिनाल्ड डेनी थे, इन्होंने ड्रोन्स पे काफी रिसर्च किया और ड्रोन्स बनाने में काफी हेल्प करी. लास्टली जो अगर हम देखेंगे तो एक स्पॉइलर बेस्ड कंट्रोल सेटअप होता है जिसमें ड्रोन बनाया जाता है, जिसमें एक टेल यूनिट होती है, एक नोज यूनिट होता है. तो इस तरह के ड्रोन्स मिलिट्री में यूज किए जाते हैं. एरियल डिजिटल इंटरफेस सर्वेलेंस सिस्टम ड्रोन होते हैं जो एग्रीकल्चर में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, स्प्रेइंग में यूज़ किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या अगर यूरिया डालना है खेतों में, इनका यूज़ किया जाता है. तो ये काफ़ी यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स में इसका यूज़ किया जाता है. भारत में भी अब काफ़ी यूज़फुल यूज़ किया जा रहा है. कर्नाटका, महाराष्ट्र सरकार स्वतः इनका यूज़ कर रही है और बहुत से छोटे छोटे स्टार्टअप्स आज की डेट में भारत में आ गए हैं जो ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हैं. ड्रोन ट्रायल कैनबेरा जो एक पुराना एयरक्राफ्ट था जो भारतीय वायुसेना के पास भी था, उसमें ड्रोन का ट्रायल किया गया था पहले, जिनको MK-10 जेट प्लेन भी कहा जाता था.
ये क्विक हिस्ट्री है ऑफ द ड्रोन। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 1915 में हेविट स्पेरी ऑटोमेटिक एयरप्लेन आया। उसके बाद अर्ली 1940 मतलब नियरली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जर्मन V1 बस बॉम्ब, फिर कैटरिंग बग जो यूएस आर्मी ने यूज किया था। उसके साथ साथ 1950 में जो रिमोटली पायलटेड व्हीकल था इसका काफी यूज किया गया। 2000 में अगर आप देखेंगे तो रीपर यूज किया गया था जो अभी करंटली भी यूज किया जा रहा है। उसके साथ साथ फायर भी। ये अलग अलग ड्रोन्स की एयरक्राफ्ट हैं जिनका यूज मिलिट्री प्लस कमर्शियल एप्लीकेशंस में भी इनका यूज किया गया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्रोन्स। ड्रोन्स के क्या क्या टाइप्स हैं और ड्रोन्स का किस तरह से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं मल्टी रोटर ड्रोन्स। मल्टी रोटर का मतलब है उस ड्रोन में मल्टीपल रोटर्स होते हैं, मल्टीपल मोटर्स उसका यूज करते हैं और फिर ड्रोन फ्लाई करता है। इसको हम मल्टी रोटर ड्रोन कहते हैं। दूसरा ड्रोन होता है जो फिक्स्ड विंग होता है। इस तरह का ड्रोन इसमें मल्टी रोटर नहीं होते हैं, ये फिक्स्ड विंग होता है। इसको हम लॉन्च कर सकते हैं एक लॉन्चर की सहायता से, अदरवाइज मोटर की सहायता से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। इनका टाइम स्पैन एयर में ज्यादा होता है। दोनों अगर आप देखेंगे मल्टी रोटर और जो फिक्स्ड विंग है उसके साथ साथ एक हाइब्रिड वर्चुअल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन भी आता है जिसमें दोनों प्रकार की एडवांटेजेस होती हैं। वो वर्टिकली टेक ऑफ भी कर सकता है और एक फिक्स्ड विंग की तरह वो फ्लाई भी कर सकता है। तो इसको कहते हैं वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इसे हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग भी कहा जाता है। फिर सिंगल रोटर ड्रोन है, जैसे हेलीकॉप्टर में यूज किया जाता है। हेलीकॉप्टर का जो ऊपर का जो टर्बोप्रॉप होता है वो एक तरीके से थ्रस्ट देता है हेलीकॉप्टर को आगे बढ़ने में, और जो पीछे का छोटा रोटर होता है वो उसे कंट्रोल करता है। तो इसे सिंगल रोटर कहा जाता है। हेलीकॉप्टर में इसका यूज किया जाता है। उसके साथ साथ अगर आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे VTOL की, तो एडवांटेजेस है VTOL का क्योंकि आप वर्टिकली टेक ऑफ भी कर सकते हैं और उसको आगे चला सकते हैं। डिसएडवांटेजेस हैं शॉर्टर बैटरी लाइफ, क्योंकि अगर आपका जो बैटरी है, जो आप पॉलीमर बैटरी यूज कर रहे हैं, उन बैटरी का यूज करके बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है, तो फ्लाइट टाइम जो होता है एयर में वो बहुत कम हो जाता है। सर्वेलेंस के लिए जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स है उनका काफी यूज किया जाता है। मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ फेलियर हो सकते हैं, जैसे बैटरी आपकी चली गई या बहुत ज्यादा हीटअप हो गई, तो ये सारे मल्टी रोटर के डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम फिक्स्ड विंग रोटर की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है। लॉन्गर बैटरी लाइफ लॉन्गर है क्योंकि फिक्स्ड विंग में वो ग्लाइड करता है। अगर प्लेन ग्लाइड करता है तो ज्यादा दूरी तक जा सकता है, बैटरी कंजम्पशन कम है। डिसएडवांटेज इसका यह है कि इसको लॉन्चर डिवाइस की जरूरत है। जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है उसको या तो रनवे चाहिए ऊपर चलाने के लिए, या फिर उसको एक लॉन्चिंग पैड चाहिए जिससे कि हम उसे लॉन्च कर पाए। जो फिक्स्ड विंग है उसका एडवांटेज है बेटर फॉर लार्ज एरियाज। बहुत बड़े एरिया को अगर आपको सर्वे करना है, जैसे 1 एकड़ हो गया, 10 एकड़ हो गया एग्रीकल्चर लैंड वगैरह, तो आप इस फिक्स्ड विंग का यूज कर सकते हैं। और इसको काफी बड़ा एरिया चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये इसके डिफरेंसेस और एडवांटेजेस हो गए। इसके साथ साथ जो अगर हम साइज की बात करें ड्रोन्स की, तो एक वेरी स्मॉल ड्रोन्स आते हैं, उसके बाद मिनी ड्रोन्स आते हैं, मीडियम ड्रोन्स आते हैं, और फिर लार्ज ड्रोन्स आते हैं। वेरी स्मॉल ड्रोन्स जैसे टॉय इंडस्ट्री में या छोटे एमेच्योर फोटोग्राफी वगैरह के लिए यूज किया जाता है। मिलिट्री ड्रोन्स जिनका साइज नियरली 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होता है, इनको हम मिनी ड्रोन्स कहते हैं। मीडियम ड्रोन्स वो ड्रोन्स होते हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं। एवरेज जो विंग स्पैन होता है उसका 5 से 10 मीटर के करीब होता है, और इनको हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। बहुत बड़े ड्रोन जो लार्ज ड्रोन्स हैं वो एयरक्राफ्ट जितने बड़े हो सकते हैं, वो सर्वेलेंस में, मिलिट्री एप्लीकेशंस में, ऑपरेशंस में यूज किए जाते हैं। अगर आप मैक्सिमम टेक ऑफ वेट देखेंगे एक नैनो ड्रोन का, तो अगर नैनो ड्रोन की आप बात करेंगे तो लेस देन और इक्वल टू 250 ग्राम, 250 ग्राम से कम अगर ड्रोन का वजन है तो हम उसे नैनो ड्रोन कहेंगे। अगर माइक्रो ड्रोन क्या है, तो माइक्रो ड्रोन वो है जिसका वजन 250 ग्राम से 2 किलो तक हो। 2 किलो से कम वाले ड्रोन और जिसका वजन 250 ग्राम से ज्यादा हो उसको हम माइक्रो ड्रोन कहेंगे। स्मॉल ड्रोन जिसका वजन 2 किलो और 25 किलो के बीच में हो उसको हम स्मॉल ड्रोन कहेंगे। जो मीडियम ड्रोन्स है ग्रेटर देन 25 किलो, जिनका वजन 25 किलो से ज्यादा है और नियरली इक्वल टू 150 किलो है, इनको हम मीडियम ड्रोन कहेंगे। और लार्ज ड्रोन जो 150 किलो से ज्यादा जिनका वजन है
उनको हम लार्ज ड्रोन्स कहेंगे। तो ये मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है, ये वो वेट होता है जिससे कि आपको थ्रस्ट मिल पाए और प्लेन या ड्रोन अपनी जगह छोड़ के हवा में उड़ पाए। तो इसको हम टेक ऑफ वेट कहते हैं। अगर आप ग्लोबल ड्रोन मार्केट देखेंगे तो ड्रोन मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। 2014 में नियरली जो मार्केट थी वो काफ़ी आगे ग्रो कर रही है। भारत सरकार ने भी अभी रिसेंटली डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लाया है और आगे के कुछ आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि ड्रोन इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। 2014 से 2022 तक का प्रेडिक्शन है कि नियरली 17% से ये ड्रोन इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। अगर आप ड्रोन मार्केट की तरफ देखेंगे तो ड्रोन मार्केट सबसे पहले एग्रीकल्चर में ड्रोन्स का काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। ऑयल एंड गैस जो इंडस्ट्री है वहाँ पे काफ़ी यूज़ होता है। उसके साथ साथ यूटिलिटी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी पावर कंपनियां ड्रोन का यूज़ कर रही हैं। रियल इस्टेट में सर्वे की एप्लीकेशन है, प्लस जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनकी जो मॉनिटरिंग है, उनका जो रखरखाव है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ है ड्रोन्स का, इंश्योरेंस कंपनियाँ ड्रोन्स का यूज़ कर रही हैं। फिर माइनिंग में अगर आप देखेंगे जहाँ पे हजार्डस एक्टिविटी होती है, जैसे माइनिंग में हजार्डस एक्टिविटी होती है या जहाँ पे ब्लास्ट किया जाता है, तो वहाँ पे ड्रोन्स को भेज के क्वालिटी चेक की जा सकती है फोटोग्राफी के द्वारा। फिर फिल्म मीडिया में ड्रोन्स का काफ़ी यूज़ है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी फिल्म्स, मीडिया, इवन क्रिकेट मैचेस में आप देखेंगे कि ड्रोन ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं और कैप्चर कर रहे हैं इमेजेस। साथ साथ साइंटिफिक रिसर्च में ड्रोन्स का काफ़ी यूज़ है। जहाँ पे ह्यूमन नहीं पहुँच पाते वहाँ पे ड्रोन्स को काफ़ी यूज़ किया जाता है। साइंटिस्ट और R&D प्लस मिलिट्री जो यूज़ करती है ड्रोन्स में, उनका काफ़ी बड़ा रोल है ड्रोन्स का। फिर जो डिलीवरी के लिए, जैसे अगर आप देखेंगे अमेज़न डिलीवरी के लिए ड्रोन्स का ट्राई कर रहा है, जो कि आपको घर में, आप जैसे आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो आपको घर में ड्रोन आपको डिलीवरी करेगा, या अगर आपने कोई सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया है ई-कॉमर्स साइट पे तो वो ड्रोन आपको डिलीवर करेगा। तो इसके लिए फ़्लाइट पाथ बनाया जाता है और ड्रोन आपके घर में उस जो आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उस प्रोडक्ट को ड्रॉप करता है। तो ये सारा ड्रोन मार्केट है। और ड्रोन मार्केट अगर आप देखेंगे, अगर आप इस मैप की तरफ देखेंगे तो ये तेज़ी से ग्रो कर रहा है। 2015 में लगभग एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए 2025 में ये प्रेडिक्शन है कि ये कंटिन्यूसली स्काई रॉकेट कर रहा है। तो ड्रोन इंडस्ट्री आगे बढ़ने वाली है और जो स्टूडेंट्स मतलब इसमें इंटरेस्टेड हैं, इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मल्टीपल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में इनका यूज़ होता है। तो जो हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वहाँ पे ड्रोन्स का अच्छे से यूज़ किया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इसमें आप अपना करियर भी बना सकते हैं। ड्रोन, ये अब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ड्रोन के किस तरह से बिजनेस आइडियाज़ हैं। एक तो हो गया रेसिडेंशियल होम इंस्पेक्शन, जैसे अगर आप घर में जैसे कोई इंस्पेक्शन करनी है, जैसे अगर आपके घर के ऊपर चिमनी लगी हुई है, चिमनी में कहीं क्रैक है या ऊपर से पानी रिस रहा है, तो यू कैन एक्चुअली चेक यूजिंग अ ड्रोन। यू कैन टेक अ पिक्चर और आप फिर उस जहाँ पे पोर्शन क्रैक्ड है या जो ऊंची बिल्डिंग होती है जहाँ पे ह्यूमन नहीं पहुँच पाते, रिस्की एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आप ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप एक बिजनेस मॉडल भी बना सकते हैं। रेसिडेंशियल होम इंस्पेक्शन में आप एक बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। आपका अगर खुद का ड्रोन है तो उस ड्रोन का यूज़ करके आप इस तरह की होम इंस्पेक्शन स्टडी कर सकते हैं, सर्वेज कर सकते हैं। सेकेंड जो हम बताना चाहते हैं ड्रोन बिजनेस आइडिया, वो हो सकता है कि ड्रोन पार्ट्स एंड रिपेयर्स। चूँकि बहुत सारे ड्रोन्स मार्केट में हैं, बहुत सारे एमेच्योर्स प्लस जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ड्रोन्स का यूज़ करेंगे, तो एक बहुत बड़ा मार्केट होगा जो उसका मेंटेनेंस का काम करेगा। तो मेंटेनेंस में एज अ इंजीनियर या अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ड्रोन के पार्ट का रिपेयर करना या ड्रोन के पार्ट को बदलना, इस तरह के काम में एक बड़ा बिजनेस हो सकता है। दूसरा ड्रोन एरोबेटिक शो। अगर ड्रोन एरोबेटिक शो की बात करते हैं तो जैसे बेंगलोर में एक बड़ा एयर शो किया जाता है एयरक्राफ्ट्स के लिए, वैसे ही उत्तराखंड सरकार ने अभी रिसेंटली ड्रोन फेस्टिवल किया है। दिल्ली में भी एक रिसेंटली एक ड्रोन फेस्टिवल हुआ है जहाँ पे एमेच्योर्स और प्रोफेशनल्स आते हैं और ड्रोन रेसिंग और ड्रोन से कई सारी चीज़ें करते हैं। कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स उनको दी जाती हैं जो उसको वहीं पे सॉल्व करते हैं। जैसे हैकेथॉन हो गया, तो हैकेथॉन की तरह एक ड्रोनाथॉन भी हो सकता है जहाँ पे इनका यूज़ किया जा सकता है। एरियल एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जहाँ पे मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, जैसे अगर कोई मार्केटिंग कंपनी है तो अपना बैनर ड्रोन के ऊपर लगा के उस ड्रोन को फ्लाई कर सकती है, जिससे मैक्सिमम लोगों को वो जो एडवर्टीजमेंट का जो बैनर है वो दिखाई दे। तो इससे काफ़ी रेवेन्यू बन सकता है।
फिर एरियल फोटोग्राफी, फोटोग्राफी क्षेत्र में काफ़ी ड्रोन्स का यूज़ होता है। अगर आप देखेंगे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स आजकल जो एरियल व्यू से ऊपर से जो फोटोग्राफ खींचा जाता है वो मोस्टली ड्रोन पे होता है। शादी ब्याह में ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया है। और गांव-गांव तक या शहरों में आप देखेंगे कि छोटे छोटे फोटोग्राफर्स भी अब ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं। कमर्शियल इंस्पेक्शन सर्विसेज एक नया उभरता हुआ एरिया है जहाँ पे ब्रिजेस हो गए, बड़े ब्रिजेस हो गए, उसके साथ साथ सेल टावर हो गए, विंड टर्बाइंस हो गई पहाड़ों पे, या पावर लाइंस हो गई जो बहुत हाई टेंशन पावर लाइंस होती हैं, वहाँ पे भी ड्रोन का यूज़ किया जाता है इंस्पेक्शन के लिए। तो बड़ी बड़ी जो बिजली वितरक कंपनियां हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, दे आर एक्चुअली यूजिंग ड्रोन्स फॉर मेंटेनेंस एज वेल एज फॉर सर्वेलेंस। देन जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, वेरियस सोलर पैनल्स आर यूज्ड। राजस्थान में एक बहुत बड़ा सोलर ग्रिड है। उसी के साथ साथ बड़े बड़े स्टेट्स में अगर आप देखेंगे राज्य सरकारों ने सोलर का यूज़ बताया है। तो सोलर जो पैनल्स लगे होते हैं या सोलर सेल्स लगे होते हैं उनको हम ड्रोन की सहायता से इजीली उन पर निगरानी रख सकते हैं। तो उसके साथ साथ मैपिंग एंड सर्वेइंग में ड्रोन का काफ़ी यूज़फुलनेस है। मैपिंग करना, 3D मैप बनाना, बिल्कुल मतलब पिक्सल तक जाना उस मैप को लेके और सर्वे करना मैप का, इसमें ड्रोन का काफ़ी यूज़ किया होता है। और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया है जहाँ पे हम ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। आप अपना ड्रोन का खुद का ड्रोन बिजनेस चालू कर सकते हैं। जैसे अगर आप ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग देना चाहें तो यू कैन बिकम अ ड्रोन पायलट ट्रेनर। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से, जिससे कि आप ड्रोन पायलट बन के ड्रोन उड़ा सकते हैं। पैकेज डिलीवरी में काफ़ी यूज़ होता है ड्रोन का। अमेज़न अभी ट्राई आउट कर रहा है। अमेरिकन यूरोपियन मार्केट में नियर फ्यूचर में डिलीवरी ड्रोन्स के थ्रू होगी। भारत में भी इस तरह के एग्जाम्पल लिए गए हैं। जैसे उत्तराखंड में रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो मेडिसिन पहाड़ों से नीचे पहुंचाया गया था यूजिंग ड्रोन। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल एरिया है जहाँ पे ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है। उसके साथ साथ आप काफ़ी मतलब मॉनेटरी गेन्स भी कर सकते हैं ड्रोन्स के साथ। ड्रोन का यूज़ करके यू प्लान योर करियर, यू कैन एक्चुअली हैव अ करियर इन ड्रोन्स and it will be I think a very new line where you can actually make your future bright. इंश्योरेंस जो, क्योंकि ड्रोन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है, उसमें बैटरी लगी होती है, कैमरा होता है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप ड्रोन यूज़ कर रहे हैं तो आप ड्रोन का इंश्योरेंस भी करा लीजिए। ड्रोन इंश्योरेंस अब कई एक दो इंडियन कंपनीज भी आज की डेट में ड्रोन इंश्योरेंस दे रही हैं और ड्रोन इंश्योरेंस से आप सेफ रहते हैं। तो ये मैं आपसे कहूँगा कि आप सारे लोग स्टूडेंट्स, एज अ स्टूडेंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इंश्योरेंस जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका आप इंश्योरेंस कराइए। टाटा AIG एक कंपनी है जो इंश्योरेंस देती है। इसी तरह की और भी कई सारी कंपनीज़ हैं जो इंश्योर कराती हैं बेस्ड ऑन फ्लाइट एक्सीडेंट अगर हो जाता है या कोई डैमेज होता है, थर्ड पार्टी डैमेज है, फायर या एक्सप्लोजन होता है या थेफ्ट होता है आपके ड्रोन का, अगर ड्रोन आपका कहीं गिर जाता है और कोई उठा के ले जाता है, तो इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इंश्योरेंस सहायता देगा। ड्रोन इंडस्ट्री के जॉब्स अगर हम देखेंगे तो काफ़ी एरियाज़ में ड्रोन इंडस्ट्री के जॉब अवेलेबल हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फोटोग्राफी में है, फिल्म स्टूडियो के जॉब अवेलेबल हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में अवेलेबल हैं, एरियल फोटोग्राफी में ड्रोन में जॉब्स अवेलेबल हैं, एग्रीकल्चर में है, सोलर पैनल इंस्पेक्शन में है, माइनिंग में है, सर्वेलेंस में है, पुलिस वर्क जो मिलिट्री में है, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग में है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में है। ये ग्लॉसरी है जो आपको टेक्सचुअल टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में भी आपको मिलेगी, बट ये मिनिमम ग्लॉसरी आपको पता होनी चाहिए। AI क्या होता है, उसके बाद AGL क्या होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है। तो ये आप जो ग्लॉसरी है, जो शॉर्ट जो एब्रीवेशंस है, उनको आप देख के उनको आप समझिए कि ये किस तरह से हैं और ये आपको पता होने चाहिए कि इन एब्रीवेशंस का क्या मीनिंग है। अगर हम नो फ्लाई जोन्स की तरफ देखेंगे, ऐसे जोन्स जहाँ पे आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, तो भारत में कुछ नो फ्लाई जोन्स निर्धारित किए गए हैं। जैसे ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ताजमहल के आसपास आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। उसके साथ सेकंड में आता है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन के आसपास आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। पार्लियामेंट बिल्डिंग या जो स्टेट में जो सचिवालय होते हैं वहाँ पर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। बॉर्डर एरियाज़ में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, पाकिस्तान बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर, उसके साथ साथ नेपाल बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहाँ नहीं उड़ा सकते। प्रधानमंत्री का जो रेसिडेंस है वहाँ पे आप दिल्ली में, वहाँ नहीं आप ड्रोन उड़ा सकते।
जो मिलिट्री एरोस्पेस है, जहाँ पे मिलिट्री के एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं, उसके आसपास या एयरफोर्स बेसेस जहाँ पे हैं, मिलिट्री बेसेस जहाँ पे हैं, वहाँ पे आपको ड्रोन नहीं उड़ाना है। 2-3 और जगहें हैं जहाँ पे आपको ड्रोन नहीं उड़ाना है। वो सबसे पहले टावर ऑफ साइलेंस जो मुंबई में है, वहाँ पे आपको ड्रोन नहीं उड़ाना है। मथुरा रिफाइनरी जहाँ पे पेट्रोलियम के रिफाइनरी है, वहाँ पे आपको ड्रोन नहीं उड़ाना है। तिरुपति मंदिर में आपको ड्रोन नहीं उड़ाना है। भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर जो बार्क मुंबई में है, वहाँ पे आपको ड्रोन नहीं उड़ाना है। तो एज अ लर्नेड स्टूडेंट जो ड्रोन के बारे में जानता है, उसको ये ध्यान में रखना है कि नो फ्लाई जोन्स भारत में कहाँ कहाँ पे हैं और कहाँ कहाँ पे आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ड्रोन इंडस्ट्री से रिलेटेड। अगर हम ड्रोन का परचेज़ की तरफ देखें कि अगर आपको ड्रोन ख़रीदना है, तो बहुत सारी इंडियन स्टार्टअप्स भी आज की डेट में आ गई हैं जहाँ पे आप ड्रोन ख़रीद सकते हैं। आईआईटी के कुछ स्टूडेंट्स ने स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं जहाँ से आप ड्रोन ख़रीद सकते हैं, या जो इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है मेजर जो अवेलेबल है, वहाँ से आप ड्रोन ख़रीद सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ बहुत सारी ऐप्स आती हैं ड्रोन्स की, जिसमें आप फ्लाइट पाथ बना सकते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना, पॉइंट बी से पॉइंट सी पे आना, पॉइंट सी से पॉइंट डी पे आना और फिर वापस पॉइंट ए पे आना। तो इनके लिए ये ऐप्स अवेलेबल हैं, जैसे Pix4D हो गया, ड्रोन डिप्लॉय हो गया, ये फ्रीली अवेलेबल हैं, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं ड्रोन उड़ाने में प्लस आपकी फ्लाइट पाथ बनाने में। एडवांटेजेस अगर आप देखेंगे ड्रोन्स के, तो अगर आप ड्रोन से पिक्चर खींचते हैं तो बहुत ही हाई स्पेशियल रिजोल्यूशन आपको मिलता है, अप टू 1 सेंटीमीटर पर पिक्सल। ये एक एडवांटेज है अगर आप फोटोग्राफ ड्रोन से खींचते हैं। 3D मॉडलिंग में ड्रोन का काफ़ी यूज़फुलनेस है। जो क्लाउड कवरेज है उससे आपका जो पिक्चर है, पिक्चर क्वालिटी पुअर नहीं होती है। हाई टेम्परल रिजोल्यूशन मिलता है। कॉस्ट आप कट कर सकते हैं, अगर आप मैनुअल करेंगे तो कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगी। ड्रोन से ये देखा गया है कि ड्रोन्स में आप मैक्सिमम एरिया कवर कर सकते हैं। अगर आप एक सिंपल इमेज कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे, जैसे इस स्लाइड में दिखाया गया है कि जो यूएवी से खींचा हुआ जो पिक्चर है और जो सैटेलाइट से जो इमेजरी खींची गई है, दोनों में कितना डिफरेंस आपको दिखाई देगा। जो क्लैरिटी है वो ड्रोन से आपको ज़्यादा दिखाई देगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दैट इज़ वाई ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड for commercial photography as well as for aerial surveys, and lot of companies are using this as a commercial product. Lastly, अगर हम फ्रीक्वेंसी बैंड की तरफ जाते हैं तो ये ड्रोन्स किस तरह की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मेडिकल बैंड्स जो हैं, ISM बैंड्स, इनमें जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी है, वहाँ पर आप देखेंगे मेजरली रेडियो कंट्रोल हम यूज़ करते हैं ड्रोन्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ISM बैंड में ही ड्रोन की फ्रीक्वेंसी दर्ज की जाती है जहाँ पे ड्रोन्स का यूज़ किया जाता है। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस एरोडायनेमिक्स, द फिजिक्स बिहाइंड द फ्लाइट ऑफ एनी एयरक्राफ्ट, देन वेदर फोरकास्टिंग, व्हाट काइंड ऑफ आइडियल वेदर शुड बी देयर, किस तरह की वेदर होनी चाहिए एक ड्रोन को उड़ाने के लिए, और आखिरी में देखेंगे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसका क्या क्या काम है। तो ये 3 चीज़ें आज हम इस मॉड्यूल में देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स बिहाइंड वर्किंग ऑफ अ ड्रोन और एयरक्राफ्ट। एरोडायनेमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ऑफ फिजिक्स। एरोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो फ्लूइड मैकेनिक्स से डील करती है। जहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स के दौरान पहले साल में, या आपने स्कूल में पढ़ा होगा, स्कूल कॉलेज के दौरान पढ़ा होगा कि जो फ्लूइड होता है वो किस तरह से, अगर ऑब्जेक्ट बीच में आता है तो किस तरह से बिहेव करता है। तो ये जो एरिया है उसको हम एरोडायनेमिक्स कहते हैं। अगर आप स्लाइड की तरफ देखेंगे तो इसमें 3 चीज़ें दिखाई गई हैं, स्फीयर, एयरफॉइल और स्क्वायर। तो अगर आप स्फीयर के सामने से अगर एयर जाती है या लिक्विड जाता है तो देर इज़ जो रेजिस्टेंस है वो देर इज़ अ काइंड ऑफ ड्रैग। अगर आप एयरफॉइल देखेंगे तो मैक्सिमम पास हो जाता है, और स्क्वायर देखेंगे तो जहाँ पे फ्लैट एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारा ड्रैग आता है। तो यही प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं। अगर आपने एयरफॉइल की तरफ देखा तो ड्रैग इज मिनिमम, इफ द ऑब्जेक्ट इज स्क्वायर ड्रैग इज मैक्सिमम, एंड स्फीयर द ड्रैग इज एट अ मीडियम। सो दैट इज व्हाट द एरोडायनेमिक प्रिंसिपल सेज, कि हम एक इस तरह के ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे जो मिनिमम ड्रैग प्रोड्यूस करे और मैक्सिमम हमें वेलोसिटी दे या थ्रस्ट दे। अगर आप एयरफॉइल की तरफ देखेंगे फिर से, तो स्ट्रक्चर विथ कर्व सर्फेस से,
जो स्ट्रक्चर है उसको कर्व सरफेस की तरह बनाया गया है। फास्टर एयर फ्लो ऊपर की तरफ आ जाता है अगर इस तरह का अगर इस तरह का ये है, और स्लोअर एयर फ्लो नीचे की तरफ आ जाता है। तो यही विंग का कंसेप्ट है। जब फ्लाइट चल रही होती है तो ऊपर की तरफ फास्टर एयर मूव करती है और नीचे की तरफ स्लो एयर मूव करती है, जिससे कि हाई प्रेशर क्रिएट होता है। इस तरह से हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है और एयरक्राफ्ट को वो लिफ्ट प्रदान करता है। इसी प्रिंसिपल पे हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है कि एक फ्लाइट को उड़ाने के लिए या टेक ऑफ के लिए। एयर पार्ट्स के क्या क्या डेफिनेशन है, तो अगर हम एयरप्लेन की तरफ देखेंगे तो दिस इज द विंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, स्टारबोर्ड और पोर्ट कहा जाता है। देन दीज आर द इंजन्स। एक एयरक्राफ्ट में 2 इंजन हो सकते हैं, 3 इंजन हो सकते हैं, 4 इंजन हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ इंजन हो सकते हैं। इसे हम फ्यूजलेज कहते हैं या बॉडी कहते हैं। दिस इज द नोज ऑफ द एयरक्राफ्ट। यहीं पे रडार भी होता है आपका। अगर आप टेल की तरफ आते हैं तो दिस इज द एयरक्राफ्ट टेल। इसमें आपको वर्टिकल स्टेबलाइजर जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपको वर्टिकल स्टेबलाइज करता है प्लेन को। और ये वाले जो टेल पे एम्पेनेजेस हैं, ये हेल्प करते हैं प्लेन को ऊपर उठाने के लिए। इसके पीछे जो फिजिक्स का प्रिंसिपल काम करता है किसी भी प्लेन को उड़ाने के लिए, उसे हम बर्नौली का प्रिंसिपल कहते हैं। बर्नौली का प्रिंसिपल ये कहता है कि वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इंक्रीजेज, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड डिक्रीजेज। तो जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है वैसे जो प्रेशर होता है एक्सर्टेड बाय फ्लूइड वो डिक्रीज होता है। तो अगर हम इस एग्जांपल की तरफ देखेंगे, एक एयरफॉइल है और एयर फ्लो कर रही है, तो इस डायरेक्शन में एयर फ्लो कर रही है, फ्लो डिफ्लेक्टेड डाउन है और मैक्सिमम जो वेलोसिटी आ रही है ऊपर की तरफ आ रही है और नीचे से प्रेशर जनरेट होता है। और इसकी वजह, दिस इज द बर्नौलीज थियरम। और ये बर्नौली का थियरम आप अपने लैब में भी टेस्ट कर सकते हैं और इसको आप फिजिकली भी आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। आपने एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे फिजिक्स में जहाँ पे बर्नौली के थियरम को लैब में एज ए एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। तो यही पीछे का एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए बर्नौली का थियरम काम करता है। देखेंगे उसके बाद एयर फ्लो पास्ट अ विंग। अगर आप देखेंगे इस स्क्रीन की तरफ तो एयर स्पीड इज ग्रेटर ओवर द अपर सरफेस। जैसे मैंने पहले बताया कि जो अगर प्लेन रनवे पे आगे चल रहा है तो जो एयर स्पीड होगी ग्रेटर ओवर द अपर सरफेस, तो विंग्स के ऊपर एयर स्पीड ज्यादा होगी एंड द एयर प्रेशर इज लोअर एंड द विंग इज लिफ्टेड। जो एयर प्रेशर बनता है वो नीचे लोअर होता है। और सेकंड, अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो जैसे ही एक मिनिमम थ्रेशोल्ड आता है आप उसको थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करेंगे तो द प्लेन विल लिफ्ट फ्रॉम इट्स एंगल। तो व्हेन द विंग इज एंगल्ड अपवर्ड, सो थोड़ा सा अगर अपवर्ड होगा तो एयर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस प्रोवाइड्स एडिशनल लिफ्ट। जो ऊपर से हवा जा रही है वो आपको एडिशनल लिफ्ट प्रदान करेगी जिससे कि प्लेन ऊपर उठेगा। अगर एंगल बहुत ज्यादा हो गया तो टर्ब्यूलेंस की वजह से ड्रैग भी हो सकता है। अगर क्योंकि उसमें एक मिनिमम एंगल होता है, उसी एंगल में आपको प्लेन को ऊपर करना है जिससे कि प्लेन टेक ऑफ ले सके और ड्रैग मिनिमम हो, तो टर्बुलेंस कम हो और प्लेन आपका आगे जा सकता है। इसके बाद हम जो फोर्सेस हैं एक फ्लाइट के ऊपर जो एक्ट करती हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले है लिफ्ट, उसके बाद है वेट, उसके बाद है थ्रस्ट और उसके बाद है ड्रैग। लिफ्ट अपवर्ड होगा, वेट डाउनवर्ड होगा, थ्रस्ट आगे की तरफ है और ड्रैग पीछे की तरफ है। तो ये 4 फोर्सेस हैं फिजिक्स के जो एक फ्लाइट को कंट्रोल करते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके सारी फोर्सेस। तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो लिफ्ट, दिस इज द लिफ्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट। यू हैव टू गेट अ मिनिमम वेलोसिटी सो दैट द योर प्लेन हैज अ लिफ्ट। देन देयर इज अ वेट विच एक्ट्स, यहां पे आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो वेट आपको नीचे करेगा। ड्रैग, जो अगर आप वर्टिकली आगे बढ़ रहे हैं तो ड्रैग विल गिव यू डाउन, यहां पे फ्रिक्शन काम करता है। और लास्ट इज थ्रस्ट, इंजन्स आपके थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं आगे बढ़ने के लिए। सो दीज आर द 4 फोर्सेस विच आर बीइंग वर्कड अपॉन एयरप्लेन व्हेन एयरप्लेन इज इन फ्लाइट। सो वेट इज अ फोर्स विच इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। जो ग्रेविटेशनल पुल है पृथ्वी का, उसकी वजह से वेट इस पे एक्ट कर रहा होता है और उसको नीचे खींचता है, इसे हम वेट कहते हैं।
अगर आप देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG जिसे कहते हैं, वो आपकी इस तरह से यहाँ पे होगी, जिससे कि आपका प्लेन कंट्रोल में रहता है। सेकंड है ड्रैग, जो पीछे की तरफ आपको ड्रैग कर रहा है, ये वाला जो फोर्स है पीछे की तरफ, इस फोर्स को क्या कहेंगे? ड्रैग इज अ मैकेनिकल फोर्स। ये एक मैकेनिकल फोर्स है जनरेटेड बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। तो यहाँ बर्नौली का प्रिंसिपल यूज हो रहा है। तीसरा हम देखेंगे थ्रस्ट। थ्रस्ट भी एक मैकेनिकल फोर्स है जो इंजन के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है और एयरक्राफ्ट एयर में आगे जा सकता है, इसे हम कहेंगे थ्रस्ट। तो जो थ्रस्ट है, दिस इज द थ्रस्ट, ये फोर्स काम कर रहा है, इंजन्स आपके एयरक्राफ्ट को थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी एप्लीकेबल होता है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इंजन्स एक एक्शन ले रहे हैं जिसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आ रहा है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी यहाँ पे थ्रस्ट में काम करता है। लिफ्ट, जिससे कि आपका प्लेन ऊपर जाएगा, लिफ्ट इज ऑल्सो अ मैकेनिकल फोर्स विच इज जनरेटेड बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। तो यहाँ पे यू कैन एक्चुअली सी हाउ दिस वर्क्स, एंड हियर ऑल्सो न्यूटन्स थर्ड लॉ वर्क्स। तो अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको दिखेगा थ्रस्ट, देन ड्रैग। थ्रस्ट आगे की तरफ है, ड्रैग पीछे खींच रहा है। लिफ्ट जो आपके प्लेन को ऊपर टेक ऑफ करने में मदद कर रहा है, और वेट जो ग्रेविटी उसे पुल कर रही है नीचे। तो दीज आर द फोर फोर्सेस विच आर बीइंग अप्लाइड ऑन अ एयरक्राफ्ट व्हेन इट इज इन एयर। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC जिसे कहा जाता है भारत में। अगर आप देखेंगे, जब भी आप कमर्शियल प्लेन से आप अगर किसी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो आप देखेंगे कि एक टावर बना होता है जिसे हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, या आपने सुना होगा कि पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल के टच में होते हैं। जो प्लेन हमारी एयर स्पेस से ऊपर से जा रहे होते हैं तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मदद करते हैं। बहुत सारे फ्लाइट्स एक एरिया में चलती रहती हैं, और जो पायलट्स होते हैं वो नियरेस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के टच में होते हैं। उनसे वेदर फोरकास्ट या जो हवा की जो गति है उसके बारे में पता करते हैं। अगर इमरजेंसी लैंडिंग है तो वो नियरेस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करते हैं और एक इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। तो यह सारी चीज़ें ध्यान देने लायक हैं, और आपको ध्यान में रखना है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का क्या पर्पज़ है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, या ऑब्जर्वर्स भी कहा जाता है। ये बहुत मिलिट्री के लिए सेपरेट होते हैं। अगर आप देखेंगे डिफेंस फोर्सेस के लिए सेपरेट एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स होते हैं, और सिविल एविएशन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी डिफरेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स होते हैं। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स बेसिकली जितनी भी फ्लाइट मूवमेंट्स उस एरिया में हैं, उन फ्लाइट मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, ये एक बेसिक पिक्चर है एक एरोड्रोम का, जहाँ पे दिस इज़ द एयरपोर्ट। ये एक मिनिमम एयरपोर्ट है, और ये जो टावर है, दिस इज द टावर, दिस इज द एयर ट्रैफिक कंट्रोल। सो दिस इज द एयर ट्रैफिक कंट्रोल। दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द प्लेन, जैसे रोड पे ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसी तरह हवाई जहाज के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। सबसे पहले एरोड्रोम कंट्रोल, जो एयरक्राफ्ट की मूवमेंट्स हैं नियर द एयरड्रोम, इसको एयर ट्रैफिक कंट्रोल कंट्रोल करता है। कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ से जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, उसे लैंड करना है या ओवरफ्लाई कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें एरोड्रोम कंट्रोल के द्वारा की जाती है। देन अप्रोच कंट्रोल, किस प्लेन को कब नीचे उतरना है, लैंड कब करना है। तो आपको, अगर आप ध्यान देंगे, अगर कमर्शियल एयरक्राफ्ट में आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको पायलट्स बताते हैं कि वी विल बी लैंडिंग इन 30 मिनट्स। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करके पायलट आपको इन्फॉर्म करते हैं कि जो ETA जिसे एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल है वो 30 मिनट का है, या 35 मिनट का है, या 40 मिनट का है। तो इसके हिसाब से अप्रोच आप निर्धारित करते हैं, पायलट्स इस तरह से अप्रोच निर्धारित करते हैं। डिपार्चर देखेंगे तो डिपार्चर में जब प्लेन पार्क्ड होता है तो, और जब प्लेन टेक ऑफ लेने जाता है तो बीच का जो समय होता है उसको आपको बताया जाता है कि अभी डिपार्चर में इतना समय लगेगा। तो ये जो चीज़ें हैं सारी, ये अप्रोच कंट्रोल बोथ फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ इज टेकन केयर बाय एयर ट्रैफिक कंट्रोल। लास्ट इज द एरिया कंट्रोल, एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स इन द कंट्रोल्ड एयर स्पेस। जो कंट्रोल्ड एयर स्पेस हैं, जैसे जो मिलिट्री एयर स्पेस हैं या जो एयरफोर्स की एयर स्पेसेस हैं, वहाँ पे एरिया कंट्रोल किया जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा। तो एयरक्राफ्ट मूवमेंट जो होती है कंट्रोल्ड एयर स्पेस में, उनको हम एरिया कंट्रोल कहते हैं। वेदर एंड मेट्रोलॉजी एक नया मॉड्यूल है जिसमें हम वेदर देखते हैं कि
अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हैं तो किस तरह की वेदर होनी चाहिए। तो वेदर बहुत हॉट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी, या अगर सन एकदम सर पे है तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, आपके जो रोटर्स वर्क कर रही हैं वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएंगी, आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन होगी और आपका ड्रोन को मिनिमम एयर टाइम नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वेदर देखना। अगर आप बाहर निकलते हैं तो जनरली आप वेदर देखते हैं, अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो देखते हैं कि हेडविंड कितनी है या टेल विंड कितनी है। इसी तरह जब आप ड्रोन उड़ा रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि हवा का बहाव किस तरफ है। बहुत ज़्यादा हवा, 10 नॉट्स पर किलोमीटर से ज़्यादा हवा या 20 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से जो हवा आती है, उससे आपका ड्रोन के जो कंट्रोल है वो बिगड़ने की संभावना है। तो एक तो सबसे पहले टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर एक आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें जैसे कि अगर देखा जाए तो 10 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक के तापमान में आप ड्रोन आराम से उड़ा सकते हैं। ड्रोन का जो मिनिमम एयर टाइम होता है उसके बीच में आप उड़ाइए ड्रोन को और वापस ड्रोन को आप लैंड करा दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो मोटर्स ज़्यादा गर्म हो जाएंगी, तो इसका आपको ख्याल रखना है टेम्परेचर के दौरान। सेकेंड पार्ट जो है उसका विंड का है। विंड बहुत ज़्यादा होगी तो ड्रोन ड्रैग करेगा, ड्रोन ड्रैग कर सकता है और आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन हो सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ड्रोन उड़ाते वक्त जो ड्रैगिंग है और जो विंड है वो एक स्मूथली चलती रहे। ज़्यादा हैवी विंड्स या जहाँ पे ज़्यादा टॉर्नेडो वगैरह की आने की संभावना है या आंधी तूफान चल रहे हैं, वहाँ पे आपको ड्रोन को नहीं उड़ाना है। उसके बाद आपको विंड फोरकास्ट आप आज की डेट में ऐप के ज़रिए देख सकते हैं, गूगल के ज़रिए आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि किस तरह की वेदर फोरकास्ट है, कौन सा हवा किस तरह बह रही है और टेम्परेचर आज या कल कौन सा किस तरह का टेम्परेचर है। तो आइडियल कंडीशंस में आप ड्रोन उड़ाइए। बारिश में ड्रोन नहीं उड़ाइए क्योंकि बारिश से ड्रोन के जो सर्किटरी है उसमें पानी जा सकता है। तो अगर बारिश हो रही है तो ड्रोन ना उड़ाइए, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है तो ड्रोन ना उड़ाइए। और जो प्रेडिक्टिव अलर्ट्स जो जारी करते हैं, जैसे जो मौसम विभाग जो अलर्ट जारी करते हैं उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मौसम विभाग अगर चेतावनी देते हैं कि बहुत तेज़ी से हवा चल रही है तो उस समय आपको ड्रोन नहीं उड़ाना है। तो ये वेदर एंड जो मेट्रोलॉजी है, ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। एज अ लर्नेड ड्रोन ऑपरेटर या अगर आप ड्रोन पायलट बनते हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छी तरीके से ड्रोन आप अपना मेंटेनेंस भी कर सकते हैं और उसको एक लाइफ स्पैन अच्छा मिल पाएगा। नेक्स्ट जो हम चीज़ देखने जा रहे हैं उसे डिजिटल स्काई या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म कहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर जो डिजिटल डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, इन्होंने डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाया। ये एक अपने तरीके का एक अनूठा प्लेटफॉर्म है। ये एक अनूठे प्लेटफॉर्म है जो जल्दी भारत में अवेलेबल रहेगा। इसकी खास बात यह है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली NPNT जो नो परमिशन नो टेक ऑफ, जिसे हम NPNT कहते हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऐप के ज़रिए, ये एक ऐप होगी जो आपके मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल होगी और इसके थ्रू आप बेसिकली अपनी नो परमिशन नो टेक ऑफ, ये वाला जो कंसेप्ट है NPNT, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल स्काई का जो प्लेटफॉर्म है वो अगस्त 2018 में भारत में अनाउंस कर दिया गया है और ये DGCA की अगर आप साइट पे जाएंगे dgca.gov.in www.dgca.gov.in, इसको यहाँ पे आपको सिविल एविएशन रेगुलेशंस या जिसे कार कहा जाता है वो आपको मिलेगा। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स और बहुत सारे जो तकनीकी टर्म्स हैं वो इसके बारे में वहाँ पे आपको मिलेंगे। कार आपको डिटेल में आपको बताएगा कि ऑपरेटर, जो ड्रोन ऑपरेटर्स हैं, उनके क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, जो रिमोट पायलट्स हैं या यूज़र्स हैं उनको किस चीज़ बातों का ध्यान रखना है, या जो मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रोन्स हैं या जो OEMs हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको किस तरह के सेफ्टी ऑपरेशंस का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो कार के अंदर कवर होती हैं या सिविल एविएशन रेगुलेशंस में कवर होती हैं। फ्लाइंग सेफ, ये एक मोटो है इसका कि फ्लाइंग सेफ, यू शुड बी सेफ, यू शुड बी साउंड इन ऑर्डर टू फ्लाई। सो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरा आज जो हमने कवर किया डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, तो आप अपने आप को इनफैक्ट रजिस्टर कर सकते हैं ऑन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। digitalsky.dgca.gov.in में जाके आप अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकते हैं। भारत सरकार ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाला है कि जो भारत में ड्रोन्स उड़ा रहे हैं उनको 31 जनवरी 2020 से पहले रजिस्ट्रेशन करना था। तो वो अगर आप आज वेबसाइट पे देखेंगे तो वो क्लोज़ हो चुका है। तो नियरली 60-70 हज़ार ड्रोन्स जो भारत में हैं अभी, उनको बोला गया है कि आप उसको रजिस्टर कर लीजिए।
जिससे कि जब एक नया गवर्नमेंट रेगुलेशन आएगा तो भारत सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है कि मैक्सिमम ड्रोन्स का यूज़ कर सके और उससे ज़्यादा एडवांटेज प्राप्त कर सके। मेकाट्रॉनिक्स एंड टाइप ऑफ ड्रोन्स। माय नेम इज़ ऋषिकेश पाटनकर एंड आई विल बी टेकिंग यू थ्रू द मॉड्यूल नंबर 3 which talks about mechatronics, what are the different engineering disciplines, कौन कौन से इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं और टाइप्स ऑफ ड्रोन्स क्या हैं, और एंड में हम देखेंगे डूज एंड ड्रोन्स। जब आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से डूज या कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी है। तो ये बहुत ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले मेकाट्रॉनिक्स की तरफ हम जब जाते हैं तो मेकाट्रॉनिक्स क्या है, तो ड्रोन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पे मेकाट्रॉनिक्स का यूज़ किया जाता है रियल वर्ल्ड में। तो रियल वर्ल्ड की जो भी सिचुएशन होती है, जो आप एक्चुअली रियल वर्ल्ड को अनुभव करते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि ड्रोन्स को हम यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेकाट्रॉनिक्स। उसके साथ साथ बहुत सारे इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स हैं। अगर आप ड्रोन को फिज़िकली देखते हैं तो बहुत सारे इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स हैं। कौन कौन सी डिफरेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एक ड्रोन को बनाती है और ड्रोन को उड़ाने में सहायक होती है, तो वो हम ये आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मोस्टली इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स से रिलेटेड है। इसमें बिगेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं आज की डेट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, और अगर आप ड्रोन में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक मोटर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। उसके साथ साथ बैटरीज़, जिनका पहले पावर कंजम्पशन कम से कम है और उसका वेट कम से कम है। तो ये दो चीज़ें बहुत ध्यान में देखने लायक हैं कि जब आप, क्योंकि ड्रोन हवा में उड़ रहा है और उसको मैक्सिमम एयर टाइम मिलना चाहिए और मिनिमम वेट होना चाहिए, जिससे उसको हम हवा में यूज़ कर पाएँ और उसका मैक्सिमम एडवांटेज ले सकें। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो एडवांसेस हुए हैं उसकी सहायता से हम जो इलेक्ट्रिक मोटर्स आई हैं, जो ब्रशलेस डीसी मोटर्स हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। प्लस जो लिथियम पॉलीमर बैटरीज आई हैं जो जल्दी चार्ज हो जाती हैं और लाइट वेट होती हैं, तो इनका यूज़ करके हम ड्रोन्स को उड़ा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ये दो कंपोनेंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी ड्रोन को फ्लाई करने के लिए। एक तो लिथियम पॉलीमर बैटरी मैंने आपको बता दिया, फिर ब्रशलेस मोटर्स, ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब हम जाते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की दुनिया में। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तेज़ी से बदलाव हो रहा है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। जब हम फ्लाइट कंट्रोलर की तरफ देखते हैं तो एक प्रकार का आईसी है या इंटीग्रेटेड सर्किट है जो हार्ट ऑफ द ड्रोन कहा जाता है। जो प्रोसेसिंग जो पावर है उसमें अब बहुत आगे, छोटे से डिवाइस में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है और आप इजीली कई सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं अब धीरे धीरे छोटे होके जा रहे हैं। अगर आप एलेक्सा को देखें या सीरी डिवाइसेस को देखें या गूगल होम को देखें, तो बहुत सारे डिवाइसेस छोटे होते जा रहे हैं और इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। तो ये सारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की दुनिया है जिसमें हम ड्रोन का भी इसमें यूज़ करते हैं। जो ट्रांजिस्टर्स या जो ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे हैं या सेंसर्स जो यूज़ हो रहे हैं और जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो यूज़ हो रहे हैं, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की सहायता से इसको कंट्रोल किया जाता है। थर्ड पार्ट आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ड्रोन में। तो ड्रोन की जो फ्लाइट है या जो ड्रोन उड़ता है, तो इसके पीछे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो ध्यान में लेने लायक हैं। तो मोस्टली जो मैकेनिकल डिज़ाइनिंग का जो फ्रेम है वो एयर फ्रेम में आता है। जब फ्लाइट के जो विंग्स होते हैं या जो टेल विंड होता है या जो उसका फ्यूजलेज होता है, तो वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए जाते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो आपका जो डिवाइस है या जो ड्रोन है बहुत स्टर्डी होना चाहिए, जिससे कि वो डैमेज ना हो। एक तो इवन लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान डैमेज ना हो और उसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल सके, और लाइट वेट होना चाहिए। जब लाइट वेट होगा तो मिनिमम पावर कंज्यूम करेगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसे मिलेगी, इवन क्रैश लैंडिंग के दौरान वो टूटेगा नहीं। तो ये चीज़ें ध्यान में लिखने लायक हैं। तो ये पार्ट्स आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके साथ साथ स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने बताया कि क्रैश अगर होता है, स्टडी होना चाहिए। थ्रस्ट में या जब टर्बुलेंस है, जब हवा तेज़ी से चल रही है, तो आपका ड्रोन स्टेबल होना चाहिए। ये दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान में देने लायक है कि किस तरह से ड्रोन को स्टडी बनाया जाए, उसके साथ साथ मजबूत बनाया जाए और साथ साथ ही लाइट वेट होना चाहिए। तो इससे आपकी पावर कंजम्पशन में मदद मिलेगी, प्लस आपको ज़्यादा एयर टाइम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल्स इंजीनियरिंग। तो कंट्रोल्स इंजीनियरिंग बेसिकली
वो फील्ड है जो सारे चीज़ों को सारे सिस्टम के जो स्टिमुलस हैं उनको रिस्पॉन्ड करता है। तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं वो कंट्रोल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। अगर आप देखेंगे कि जितने भी हमारे अचीवमेंट डायनेमिक ऑफ द सिस्टम जो अचीवमेंट हैं वो एल्गोरिदम्स के थ्रू हम बनाते हैं। यूज़र कमांड्स हो गई, जो फीडबैक होना है, डेटा रिप्रोसेसिंग होना है या आउटपुट को एडजस्ट करना है, जैसे आपको स्पीड कंट्रोल करनी है या सिग्नलिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं। ये आपको नेविगेशनल ऑटोनॉमी भी देता है कई जगह पे सेंसर का यूज़ करके, प्लस साथ साथ जैसे बैरोमीटर अगर आप देखें, बैरोमीटर आपको एल्टीट्यूड बताता है। तो अगर आपने बैरोमीटर लगाया हुआ है तो आपको मीन सी लेवल से जो एल्टीट्यूड है वो आपको दिखाता है कि कितना आपके कितना हाइट पे आपका ड्रोन है। या अगर डाउनवर्ड आपको अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर आपने लगाया हुआ है तो आपको बताता है कि कितना नीचे है। तो इस तरह के अलग अलग सेंसर्स यूज़ करके आप जो इनपुट फीड है वो आप ले सकते हैं। तो ये जो सारी इंजीनियरिंग है इसके बैकग्राउंड में, ये इसे हम कंट्रोल इंजीनियरिंग कहते हैं और ये ड्रोन में भी यूज़ की जाती है। जो जीपीएस अगर आप देखेंगे तो जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है वो, उसके साथ साथ मैग्नेटोमीटर जो आपको नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्ट करता है, आपकी पोजीशन बताता है रिलेटिव में। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका जो इनपुट्स हैं वो सारी चीज़ें कंट्रोल इंजीनियरिंग की सहायता से की जाती हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ड्रोन्स। इसमें इस यूनिट में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ड्रोन्स मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन के दौरान बताया था, एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो सिविल रिमोट प्रोसीजर एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इनको हमने उनके पेलोड के मदद से उनको अलग अलग क्लासिफिकेशंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले आता है नैनो ड्रोन, जिसका वजन लेस देन और इक्वल टू 250 ग्राम है। तो नैनो ड्रोन्स वो ड्रोन्स है जिनका वजन लेस देन और इक्वल टू 250 ग्राम है। उसके बाद आते हैं माइक्रो ड्रोन्स। माइक्रो ड्रोन्स का वजन 250 ग्राम से ज़्यादा है या इक्वल टू 2 किलो है। तो ये सारे जो है ये क्लासीफाई होते हैं माइक्रो ड्रोन के अंदर। फिर आते हैं स्मॉल ड्रोन्स, जो 2 किलो से ज़्यादा जिनका वजन है और मैक्सिमम वजन 25 किलो या उससे कम है। तो ये वाले जो ड्रोन्स हैं इनको हम स्मॉल ड्रोन्स कहते हैं। फिर आते हैं मीडियम ड्रोन्स, जिनका वजन 25 किलो से ज़्यादा है और जिनका वजन 150 किलोग्राम से कम है, इनको हम मीडियम ड्रोन्स कहेंगे। और लास्टली आते हैं लार्ज ड्रोन्स, जिनका वजन 150 किलोग्राम से ज़्यादा है। ये टाइप्स ऑफ ड्रोन्स हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वजन इनका क्या है और आप इसको किस तरह से क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि लाइसेंसिंग के दौरान या प्लस जो आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखते हैं उसमें आपका जो पेलोड होता है, जिसे हम पेलोड कहते हैं, जो आपके ड्रोन में कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है, जैसे कैमरा हो गया या कोई सेंसर लगा हुआ है, तो जो अगर कैमरा लगा हुआ है तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पेलोड फॉर योर ड्रोन, और इफ़ अ सेंसर इज अटैच्ड to your drone, that is also called a payload. So any external device which is attached to your drone becomes the payload, and the whole weight of the drone is including the weight of the payload. So that is how you classify a drone. इसके बाद हम देखते हैं कि डूज एंड ड्रोन्स रिगार्डिंग जो रिमोट प्रोसीजर एयरक्राफ्ट्स हैं उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, किन किन खास बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो देखना है कि नैनो ड्रोन्स जो हैं आपको NP-NT कंप्लायंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ नैनो ड्रोन्स को अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस में नहीं उड़ाना है, अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस में नहीं उड़ाना है। उसके बाद आपको अपने ड्रोन का UIN नंबर लेना है। जैसे आप व्हीकल का, अपने गाड़ी का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसी तरह ड्रोन के लिए भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिसे हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या UIN कहते हैं। तो ये आपको DGCA से मिलता है, तो इसको आपको लेना है और ये एक मेटल स्ट्रिप पे लिख के या एनग्रेव करके इसको ड्रोन के ऊपर लगाना है। दैट इज़ कॉल्ड द UIN नंबर ऑफ योर ड्रोन। देन आपको, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर है, अगर आप एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं जो एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं, तो उनको एक UAOP नाम का लाइसेंस लेना होता है। ये UAOP लाइसेंस आप DGCA के द्वारा इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ड्रोन फ्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से आपको ड्रोन फ्लाई करने की परमिशन लेनी होगी। आपको जब भी आप ड्रोन फ्लाई करते हैं तो यह ध्यान में रखना है कि आपका जो ड्रोन है वो गुड कंडीशन में है, उसके प्रोपेलर के ऊपर कुछ प्रोपेलर टूटा नहीं है या कोई क्रैक नहीं है। फिजिकली उसको इंस्पेक्ट करना है कि ड्रोन में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है और वो फिट है फ्लाई करने के लिए। उसके साथ साथ इंटरफेरेंस का बहुत ध्यान देना है। ड्रोन में जब आप ड्रोन उड़ाते हैं तो देखना है कि साथ में कहीं पावर केबल लाइंस नहीं है, कोई सेलफोन टावर नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक इंटरफेरेंस या इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की वजह से
रेडियो कम्युनिकेशन या ड्रोन ऑपरेशन में थोड़ी सी मतलब गलती होने की संभावना है या आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि इंटरफेरेंस कहाँ पे है, वहाँ पे ड्रोन ना चलाएं, स्पेशली नियर द पावर केबल लाइंस या जहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटर के टावर्स लगे हुए हैं। फिर ड्रोन्स को मेजरली डे लाइट में चलाना है। इंडिया में नाइट फ्लाइंग अभी अलाउड नहीं है देश में, तो आपको ध्यान में रखना है कि फ्लाई योर ड्रोन्स ओनली इन द डे टाइम। आपको मैंने पहले भी बताया था मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस एक्सप्लेन करते हुए कि गुड वेदर में आपको ड्रोन फ्लाई करने हैं और विजुअल लाइन ऑफ साइट के अंदर करने हैं, जिसे हम VLOS कहते हैं। तो ड्रोन को आंखों से ओझल होने नहीं देना है। जब भी आप ड्रोन फ्लाई करें आपको ध्यान में रखना है कि आप स्टेबल पोजीशन पे खड़े हों, आपने पैरों में जूते पहने हो, और जब आप ड्रोन उड़ा रहे हैं तो आपके हमेशा आपकी नज़र ड्रोन के ऊपर होनी चाहिए। आप नज़र ड्रोन से नहीं हटा सकते हैं। प्लस ये ध्यान देने लायक है कि ड्रोन आंखों से उजल नहीं होना चाहिए, तो विजुअल लाइन ऑफ साइट में आपको रखना है। देश में अभी नॉन विजुअल लाइन ऑफ साइट के लिए भी पायलट किए जा रहे हैं, बट अभी तक कुछ कंपनियां हैं जो उसका ट्रायल रन कर रही हैं, और आने वाले समय में नॉन विजुअल लाइन ऑफ साइट पे भी ड्रोन्स आप उड़ा सकते हैं। बट अभी जो आज की जो कंडीशन है उसके हिसाब से आपको विजुअल लाइन ऑफ साइट में ही ड्रोन उड़ाने हैं। अब हम देखते हैं कि जो डूज़ हैं वो क्या हैं। तो आपको सारी जो फ्लाइंग गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। जब भी आप ड्रोन ख़रीदना चाहें या मार्केट में लेना चाहते हैं तो आप पूरा एनालिसिस कर लीजिए कौन सा आपको ड्रोन लेना है, बहुत स्पेसिफिक हो जाइए, शॉर्टलिस्ट करिए, एक्सपर्ट से बात करिए। आप इंटरनेट पे सेकेंडरी सर्च कर सकते हैं, जो ड्रोन कमर्शियल उड़ाते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं और अपना आप ड्रोन फाइनलाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं, जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन भारत सरकार ने दिए हैं, उनका आप पालन करें। उसके बाद जो एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको आपको देखना है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट जोन्स में आपको नहीं जाना है, एयरपोर्ट के पास नहीं जाना है, नो ड्रोन जोन का आपको बहुत ख्याल रखना है, एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट से दूर ही रहना है, उनके पास नहीं जाना है। प्राइवेसी ऑफ पीपल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से डेटा प्राइवेसी आज की डेट में इंपॉर्टेंट है, आपको डेटा, आपका प्राइवेट डेटा है, कंसेंट के साथ ही आपका डेटा यूज़ हो सकता है। इसी तरह हर एक की ज़िंदगी प्राइवेट है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप गलत इस्तेमाल ना करें ड्रोन कैमरे का, या तो इसे हम प्राइवेसी ऑफ द पीपल कहते हैं। जब भी आप ड्रोन उड़ाना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप एक प्लान कर रहे हैं कि 2 दिन बाद आप ड्रोन उड़ाना चाह रहे हैं, तो इसकी सूचना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को आप दीजिए। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को आप एक लेटर के माध्यम से सूचना दे सकते हैं कि आई वांट टू फ्लाई अ ड्रोन ड्यूरिंग दिस टाइम। आप टाइम उसमें मेंशन कर सकते हैं, डेट उसमें मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि लोकल पुलिस इन्फॉर्म्ड रहेगी कि देयर इज़ अ ड्रोन फ्लाइंग गोइंग ऑन। उसके साथ साथ जितने भी आप ड्रोन फ्लाई करते हैं, आप अपना एक लॉग बुक मेंटेन करिए, जो कि आपको जो आपका स्टडी मटेरियल है उसके साथ दिया गया है। तो लॉग बुक में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी है कि कब, कौन से टाइम पे आपने ड्रोन उड़ाया, कौन से टाइम पे आपने ड्रोन लैंड किया। अगर कोई इंसिडेंट होता है या एक्सीडेंट होता है तो वो भी आपको उसमें नोट करना है। इन दिस वे यू कैन एक्चुअली मेंटेन अ लॉग बुक ऑफ योर फ्लाइट्स। अब जो हम डोंट्स की तरफ आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या हाइट है। तो डोंट फ्लाई नैनो ड्रोन आपको 50 फीट से ऊपर नहीं उड़ाना है। जो नैनो ड्रोन है जिसका वजन 250 ग्राम से कम है, उसको आपको 50 फीट से ऊपर नहीं उड़ाना है। माइक्रो ड्रोन आपको 200 फीट से ऊपर नहीं उड़ाना है। उसके साथ साथ ड्रोन्स को 400 फीट के ऊपर कभी भी नहीं उड़ाना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एयरक्राफ्ट के पास, चाहे एयरक्राफ्ट खड़ा हो, चाहे आसपास भी एयरक्राफ्ट के नहीं जाना है। किसी भी एयरपोर्ट के आसपास आपको नहीं उड़ाना है। जहाँ पर बहुत सारा पीपल हों, जैसे मेला है या स्कूल में बच्चे इकट्ठा हुए हैं, या पब्लिक इवेंट हो रहे हैं, या स्टेडियम है बहुत बड़ा जहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे आपको ड्रोन नहीं उड़ाना है। या ये सिर्फ परमिशन लेके आप इस तरह के ड्रोन्स उड़ा सकते हैं। तो जैसे आपने स्टेडियम में देखा होगा, क्रिकेट स्टेडियम में ड्रोन की सहायता से फ़ोटो लिए जा रहे हैं, तो दैट परमिशन नीड्स टू बी टेकन फ्रॉम द अथॉरिटी इन ऑर्डर टू फ्लाई द ड्रोन। सो जैसे मेले में कई बार पुलिस यूज़ करती है, अगर आपने देखा होगा कुंभ मेले में ड्रोन्स का काफ़ी यूज़ हुआ है। स्मार्ट सिटीज़ में ड्रोन यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे पुलिस फोर्सेस जो हैं वो ड्रोन का यूज़ करती हैं मॉब कंट्रोल, क्राउड कंट्रोल में। प्लस बहुत जगह पे ध्यान रखने के लिए ड्रोन का यूज़ किया जाता है। बट आपको ध्यान रखना है कि लोगों के बीच में ड्रोन को ना उठाए, क्योंकि इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है।
उसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर ड्रोन नहीं उड़ाना है, किसी भी बिल्डिंग नियरली, मैं तो यह कहूँगा कि किसी भी बिल्डिंग के आसपास ड्रोन नहीं उड़ाना है, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर किसी का निजी खेत है या किसी की निजी ज़मीन है, उस पर नहीं उड़ाना है जब तक कि आप उनको इन्फॉर्म ना करें कि आप वहाँ पे ड्रोन उड़ाना चाह रहे हैं। अगर आपने फ़्लाइट पाथ, आपको पता है कि आपका फ़्लाइट पाथ आपने प्लान किया हुआ है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी, पॉइंट सी से पॉइंट डी और पॉइंट डी से पॉइंट ए, तो ये अगर आपका फ़्लाइट पाथ बना हुआ है तो ये आप नियरेस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को आपको बताना है कि ये मेरा फ़्लाइट पाथ है, दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू फ्लाई माई ड्रोन। उसके साथ साथ आपको कोई भी हैज़ार्डस मटेरियल कलेक्ट नहीं करना है ड्रोन के द्वारा। जैसे आपने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड विदाउट परमिशन आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। हैज़ार्डस मटेरियल, अल्कोहल हो गया, अगर आप ड्रग्स के नशे में हैं या अल्कोहल के नशे में हैं तो आप ड्रोन नहीं उड़ाएं। प्लस जो लास्ट डोंट्स हैं उसमें है कि जो मूविंग व्हीकल है, जैसे अगर आप किसी शिप पे हैं या किसी व्हीकल पे हैं, जैसे कोई गाड़ी में जा रहे हैं, तो आपको ड्रोन नहीं उड़ाना चाहिए। तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि डूज़ एंड डोंट्स प्लस जो इंजीनियरिंग मॉड्यूल्स हैं जो ड्रोन को उड़ाने में मदद करती है, ये आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।